हाँ तो बच्चा अपन ने अपना फ्रॉग स्टार्ट करा था, तो फ्रॉग के अंदर अपन ने बच्चा मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लिया था, तो उसमें जितना भी पूछा जाता है बच्चा मैंने आपको बताया। उसके बाद अपन ने एनाटमी स्टार्ट करी। एनाटमी के अंदर बच्चा अपन ने क्या करा था कि सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चा, तो हमने पहले लेक्चर में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर, और अपन बाकी के जो भी सिस्टम बचे हुए हैं वो अपन इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चा, चलो तो स्टार्ट करते हैं। जो सेकेंड है अपना ऑर्गन सिस्टम, क्या नाम है बच्चा उसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट अपने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया, एंड देन सेकंड है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए तो अब बच्चा आपको पता है कि जैसे अपन ने रेस्पिरेशन का मतलब जानते हो ना, मतलब आपकी मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो बॉडी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करने की एबिलिटी रखते हो। तो बच्चा क्या होता है, अगर अपन फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में एक नहीं है ना, चार है ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं इनकी लाइफ स्टेज के अंदर। अब अपन एक एक करके, मैंने ये चीज़ आपको एम्फीबिया के अंदर भी समझाई थी, और मैं आपको इसमें भी आप अच्छे से डिटेल में समझा देती हूँ। तो बच्चा सबसे पहले तो मैं आपको एक काम करती हूँ, पहले मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं है ना, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं बच्चा, उनको यहाँ लिख देती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो ऑर्गन कब कब काम आते हैं फ्रॉग में। ठीक है, चलो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से, ठीक है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इनको। हाँ, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, इन ऐसे नहीं लिखती हूँ ना, एक मिनट रुकना ना बच्चा, मैं इसको मिटा के ऐसे ना लिख के ऐसे लिखती हूँ। हाँ, तो जगह हो जाएगी थोड़ी समझाने के लिए, है ना। तो देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन गिल्स। अब आप बोल रहे होंगे हैं मैम गिल्स ये कब हुआ, ये कैसे हुआ? अच्छा बच्चा आप देखो, है ना। सेकंड होती है बच्चा इसकी स्किन, ठीक है। थर्ड होती है बच्चा लंग्स, एंड फोर्थ होती है बच्चा इनकी बकल कैविटी। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपको कि रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होते हैं फ्रॉग्स में, वो ये 4 तरीके के देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो अब अपन एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। बुक में इन तीनों के बारे में दे रखा है, समझ में आया? इसके बारे में नहीं दे रखा, लेकिन ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले मुझे अब एक बात बताओ बच्चा कि गिल्स जो होते हैं वो किस में पढ़ते हैं अपन, है ना, फिशेज में पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? तो जो फिशेज होती हैं वो क्या करती हैं, है ना, जो पानी में रहने वाले जो कम्प्लीटली वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह जो काम करता है वो कौन काम करता है बच्चा? गिल्स ही करता है। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम ये तो फिर ज़मीन पे भी रहता है, तो फिर क्या करेंगे? तो बच्चा सुनो, बच्चा देखो, सबसे पहले फ्रॉग में टेडपोल बनता है। क्या बनता है? टेडपोल। देन आफ्टर ये आगे जाके एडल्ट फ्रॉग बनता है। क्या बनता है? एडल्ट फ्रॉग बनता है। अब सुनना, टेडपोल पूरी तरह से कंप्लीटली कहाँ रहता है? वाटर में रहता है बच्चा, ठीक है। और जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो बोथ किसमें? वाटर में भी रहेगा प्लस लैंड पर भी रहेगा। पहली बात तो ये समझ में आया कि आपको ये बात आपको समझ में आई। तो जो टेडपोल होता है, ठीक है, जो फ्रॉग की जो लार्वा स्टेज होती है ना बच्चा, आप उसको देखना, बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे स्पम होता है ना, उसकी टेल होती है, उसकी ना माउथ स्ट्रक्चर होता है, सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जो टेडपोल होता है वो कंप्लीटली कहाँ रहता है? वाटर में रहता है। और जो टेडपोल होता है बच्चा, अब वो पूर्ण रूप से विकसित तो होगा नहीं, पूर्ण रूप से डेवलप तो होगा नहीं। तो बच्चा मैं आपको एक बात बताऊं, तो जब फ्रॉग की लार्वा स्टेज टेडपोल जब होती है, तो टेडपोल जो होता है वो रेस्पायर करता है थ्रू व्हाट? गिल्स। तो बच्चा ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो टेडपोल होते हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होती है, और उस समय वो गिल्स से रेस्पायर करते हैं। बात समझ में आ गई आपको? जैसे जैसे धीरे धीरे जब वो जो फ्रॉग होता है वो धीरे धीरे जब एडल्ट में कन्वर्ट होने लगता है ना बच्चा, एडल्ट की तरफ जाने लगता है, जब मेटामॉर्फोसिस होता है ना, अपने पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करने लगता है, तो एडल्ट फ्रॉग कन्वर्ट होने लगेगा, तो वो धीरे धीरे पानी से बाहर निकलने लगता है और वो ज़मीन पर भी आने लगेगा। तो बच्चा पता क्या होता है, यही जो गिल्स होती है, ये जो गिल्स होते हैं ना, वो लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब एडल्ट फ्रॉग में गिल्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एडल्ट फ्रॉग में, जिससे वो रेस्पायर कर सकते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि आखिर ये 3 की जरूरत है, लंग्स ही ले लेते हैं, इन तीनों की क्या जरूरत थी? तो बच्चा देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया कि जो लंग्स होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं? गिल्स से। तो गिल्स लंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब एडल्ट फ्रॉग में जो होते हैं, मैं लिख देती हूँ, एडल्ट फ्रॉग में जो गिल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो अब क्वेश्चन आता है तो ये 3 से कैसे कैसे करेगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं लंग्स की। अगर एडल्ट फ्रॉग जमीन पर है, जमीन पे दिखते हैं ना अपन को, अगर वो जमीन पर है तो वो रेस्पायर किससे करेगा बच्चा, वो करेगा लंग्स से। तो जब लंग्स से कब रेस्पायर करेगा, जब जो फ्रॉग होता है वो कब रहता है, जमीन पर। एडल्ट फ्रॉग ठीक है ना, एडल्ट फ्रॉग कब रहता है, जमीन पर, तब ये जमीन किससे करेगा बताओ, लंग्स से करेगा। जैसे अपन लोग जमीन पे रहते हैं तो अपन लोग रेस्पायर किससे करते हैं, लंग्स से, वैसे सेम ही करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों का क्या रोल है। अच्छा, गिल्स कब करेगा, इन टैडपोल में। ठीक है ना, ये बात मैंने आपको समझा दी। अब बात करते हैं स्किन और इसकी। अब सुनना, स्किन के रेस्पिरेशन को अपन बोलते हैं बच्चा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। समझ में आया बच्चा, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब क्वेश्चन आता है कि फ्रॉग्स में कब होता है। तो देखो बच्चा, जब एडल्ट फ्रॉग, अभी मैंने बोला कि जो फ्रॉग्स होते हैं जब वो एडल्ट हो जाएंगे तो वो पानी में भी जा सकते हैं। तो बच्चा पानी में जब जाएगा तो पानी में जिंदा रहने के लिए तब भी तो उनको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा ना। तो बच्चा क्या होता है, जब ये पानी में चले जाते हैं तो इनके अंदर गिल्स तो होते नहीं है। अब लंग्स पानी में काम कर नहीं सकते, तो बस जब ये पानी में चले जाते हैं तब इनकी जो बॉडी होती है वो स्किन के थ्रू क्या करती है, रेस्पायर करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब एडल्ट जो फ्रॉग होता है कब जाता है, पानी में। कहाँ जाता है, पानी में। तब इनकी बॉडी स्किन से रेस्पायर करती है। इसके साथ साथ जब बच्चा फ्रॉग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में भी जाता है, मैंने आपको बताया ना एस्टिवेशन का क्या मतलब होता है, समर स्लीप, और हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, विंटर स्लीप। तब उस समय भी ये स्किन के थ्रू ही क्या करते हैं बच्चा, रेस्पिरेशन करते हैं। तो बच्चा समझ में आया आपको। अब बात करते हैं बकल कैविटी से। बकल कैविटी बच्चा जब लैंड पर रहते हैं ना बच्चा, एडल्ट फ्रॉग जब किस पे रहते हैं, जमीन पर, तब भी ये ऐसे करते हैं, जमीन पर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जब ये एडल्ट फ्रॉग जब जमीन पर रहते हैं ना तब भी ये बकल कैविटी से, मान लो कोई रेस्पिरेशन लंग्स अच्छे से काम नहीं कर पाते तो डायरेक्ट क्या करते हैं, बकल फेरेंजियल से, यानी बकोफेरेंजियल है ना, इसको बोलते हैं अपन बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, फेरेंजियल रेस्पिरेशन। समझ में आया बच्चा, तब भी ये अपनी बकल कैविटी से कर सकते हैं। और लंग्स से रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलते हैं बच्चा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। समझ में आया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देख लो, इसलिए ध्यान आपको रखना है, इसलिए फ्रॉग का जो रेस्पिरेशन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन में पूछा जाता है, घुमा के पूछ लेगा। तो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि इनकी कहीं ना कहीं स्टेज में गिल्स प्रेजेंट होती है। अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, देखो बहुत शानदार बात बताती हूँ मैं आपको। बच्चा पता है आपको, मैंने ये चीज़ आपको वैसे तो बताई थी लेकिन फिर भी बता देती हूँ। देखो बच्चा, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी उत्पत्ति हमेशा पानी से ही होती है, भले वो ह्यूमन ही क्यों ना हो। ह्यूमन में भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी गिल्स प्रेजेंट थे। जब अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है बच्चा, तब अपने अंदर लंग्स काम नहीं करते हैं। यही रीज़न है कि बच्चा जब डिलीवरी होके जब बाहर आता है, जब पास्चुरेशन होके जब बच्चा बाहर आता है तो वो रोता क्यों है, क्योंकि उसी समय फर्स्ट टाइम उसके लंग्स काम करते हैं। इसलिए जब वो बाहर से एटमॉस्फेयर डायरेक्ट ऑक्सीजन लेता है तो वो रोता है। ये बात आप ध्यान रखना। और जब वॉर्म के अंदर होता है तब बच्चा एक फ्लूइड में होता है। अब फ्लूइड के अंदर कौन काम करेगा, गिल्स। तो बच्चा जब लाइन बंद आ रहा होता है तो गिल्स लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये याद रखना, भले वो कोई भी ऑर्गेनिज्म, भले मैमल से क्यों ना हो, उसकी उत्पत्ति में कभी ना कभी उसको आपको गिल्स देखने को जरूर मिलेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। ये बात मैंने बताई थी कि अपनी उत्पत्ति, अपनी क्या, दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म एनिमल हो उसकी इवोल्यूशन पानी से ही हुई है। तो क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। तो ये था इसका रेस्पिरेशन। अच्छा लंग्स का तो आपको पता है कैसे करेगा, डायरेक्ट ले लेगा ऑक्सीजन को और फिर वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू चला जाएगा। स्किन से कैसे करेगा बच्चा, बाहर की जो स्किन होती है ना बच्चा, इनकी स्किन, तो बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। अब वो ऑक्सीजन क्या है, डिजोल्व है। डिजोल्व मतलब प्योर तो है नहीं, अब आपको पता है। तो वो क्या करता है, इनकी मेम्ब्रेन क्या करती है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है, जिससे सिर्फ ऑक्सीजन को ही इनटेक कर सकते हैं स्किन की तरफ, वो डायरेक्ट ब्लड वेसल में चला जाता है। तो समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये एक्सचेंज मेम्ब्रेन बनाता है जिसमें डिफ्यूजन का काम होता है। तो ये डिजोल्व ऑक्सीजन क्या, इन्वायरमेंट डिसॉल्व ऑक्सीजन से एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के एब्जॉर्ब करती है। तो डिफ्यूजन से करता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जाता है और फिर वो ऑक्सीजन कैपिलरीज में जाके अब इनके ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। तो समझ में आया आपको। तो ये था बच्चा फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये बात आपसे पूछा। अच्छा एक बार आप बुक में देख लेना, बुक में लिख रखा है आपको, है ना। और बकल कैविटी में तब भी कर सकते हैं जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में जाते हैं, तब भी बकल कैविटी से कर सकते हैं, है ना। ये आपकी बुक में लिख रखा है, जो अपने काम का था वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टीचर अपना कौन सा बच्चा, सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा बच्चा सर्कुलेटरी सिस्टम तो सेम अपनी तरह, तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ईजी भी है, ना। तो थर्ड सिस्टम की
किसकी बात करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम की। अच्छा बच्चा, सर्कुलेटर क्या होता है? सब पता है ना, बॉडी फ्लूइड का ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सर्कुलेट करते रहना, और सर्कुलेशन से क्या होता है, उसके न्यूट्रिशन और उसका जो वेस्ट होता है वो उसकी बॉडी में मतलब या तो वो इनटेक करेगा या तो वो बाहर निकालेगा। ठीक है, तो जो थर्ड है अपना कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब दूसरा देखो बच्चा, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे अपने अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है वैसे भी इनके अंदर भी ब्लड भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, पहले मैं लिख देती हूँ ना, इनके सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन से मिलकर बना होता है ना। एक तो ब्लड, ठीक है, एक ब्लड वेसल है ना, और दूसरा और हार्ट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है बच्चा? इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप होता है। ये बात आपको मैंने बताया था। देखो ब्लड वेसल आ गया ना बच्चा, नाम में ब्लड वेसल आ गया तो ऑब्वियसली बात है क्लोज टाइप होगा। अभी समझ आने वाली बात तो है नहीं, मैंने आपको कितनी बार समझा दिया कि अगर बॉडी फ्लूइड वेसल्स के थ्रू होकर बॉडी में जाए या सेल्स तक जाए तो वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में अलग होता है, जिसमें अपने कॉकरोच में पढ़ा था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने चीज़ आपको बताई थी, याद है ना आपको? ऑर्थ्रोपोडा में बताया था मैंने आपको, फिर यूरोकोडेटा में बताया था, बाकी सभी वर्टिब्रेट्स में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो वर्टिब्रेट में तो आता है ये लोग। समझ में आ गया? तो क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है इसका। ठीक है, और इनके सर्कुलर सिस्टम में ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, वेन, आर्टरीज, कैपिलरीज होंगी, और हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट कैसा होता है आपको पता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। पता है कैसा होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। और 3 चेम्बर हार्ट के अंदर क्या होता है बच्चा? ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 3 चेम्बर हार्ट के अंदर आपको पता होना चाहिए 2 तो क्या होते हैं? ऑरिकल होते हैं। ऑरिकल मतलब वही एट्रियम, बात एक ही है। ठीक है, और एक क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। समझ में आया? ठीक है, ये तो बात आपको पता है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान है, तो होशियार हो ऐसे ही। हाँ, अब बात देखो, अब नई बात अपन देखते हैं बच्चा। सर्कुलेटरी सिस्टम में इनके पास ब्लड सर्कुलेटर के साथ साथ इनमें लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। जैसे अपने अंदर लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना बच्चा, वैसे इनके अंदर भी लिम्फेटिक सिस्टम। तो दे ऑल्सो प्रेजेंट वॉट? लिम्फेटिक सिस्टम। क्या होता है? अब देखो, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में ज़्यादा बता नहीं रखा बच्चा, फिर मैं आपको थोड़ा सा बस आइडिया दे दूँ। ठीक है, तो इनके अंदर जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे अपने अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे इनके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। और इनके जो लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है बच्चा, ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इनकी क्या होती है बच्चा? वही होती है, एक तो लिम्फ प्रेजेंट होगा, ठीक है, दूसरा लिम्फ नोड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और लिम्फेटिक क्या बोलते हैं उसको? वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होता है। जैसे अपने अंदर होता है ना, वैसे ही। ये आपकी बुक की एनसीईआरटी लाइन है सारी की सारी, आप देखना एक बार, लिख रखा है आपका, अच्छा खासा पैराग्राफ में लिख रखा है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये बात होती है। अब सुनो बच्चा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, अच्छा देखो, अब अगर इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि इनका जो हार्ट होता है ना, वो कैसा होता है? मस्क्यूलर होता है। ये बात मैंने आपको बता दी। इनका और ऑब्वियसली बात है, हार्ट बेचा कैसा होगा? मस्क्यूलर होगा। ठीक है, कैसा होगा? मस्क्यूलर हार्ट होता है, और बाहर से एक लेयर से ढका हुआ रहता है। जैसे अपने अंदर लेयर होती है, वैसे तो अपने अंदर बहुत ज़्यादा लेयर, 3-4 लेयर होती है, इनके अंदर एक लेयर होती है जो मोटी होती है, उसका नाम है पेरिकार्डियम। क्या होती है? पेरिकार्डियम वॉल होती है, जो हार्ट को क्या रखती है? ढक के रखती है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ये बात मैंने आपको बता दी, इनमें लिम्फेटिक सिस्टम सब कुछ ये प्रेजेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, दूसरा बात आपको बच्चा ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं इसके हार्ट की बात, चलो पहले काम करते हैं, इसके हार्ट के बारे में समझा देती हूँ, देन इसके बाद ब्लड के बारे में बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, देखो बच्चा, इनका जो हार्ट होता है ना, देखो कैसा होता है, मैं आपको ना थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। अब एनसीईआरटी की लाइन छोड़ो, मैं तुम्हें सबसे सिंपल तरीके से समझाती हूँ। देखो, थोड़ा डायग्राम बना लूँ, हंसना मत बस तुम, है ना, हंसना मत बस। जी, रुको, तो बोलोगे मैम ऐसा ऐसा डायग्राम बनाते हो आप। बहुत से बच्चे बोलते हैं मैम ऐसा डायग्राम, टीचर हो गए थे ऐसा डायग्राम बनाते हो मैम आप, क्या करें बताओ? मिकी माउस लग रहा है? हाँ, ऐसा ही होता है, हंसो मत ना, हंसना मत बस तुम, है ना, ऐसा ही डायग्राम होता है ना। बच्चा देखो, ऐसा ही डायग्राम होता है, मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसा ही डायग्राम होता है रियलिस्टिक में।
ठीक है, दिख रहा है? हाँ, सही लग रहा है डायग्राम? अच्छा लग रहा है? हाँ, तो देखो बच्चा कुछ ऐसा डायग्राम होता है ये दोनों होते हैं बच्चा एट्रियम, ये होता है एट्रियम, ये भी एट्रियम, और ये होता है अच्छा खासा अपना वेंट्रिकल। अब समझ जाओ ना, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल है। अब इनका हार्ट देखो, 3 चैम्बर है ना, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। बच्चा देखो भले ही इनके हार्ट के अंदर मिक्स्ड सर्कुलेशन होता है, पहले बात तो मैं लिख दूँ यहाँ ना, इनका सर्कुलेशन कैसा होता है? मिक्स्ड। अब इसका रीज़न बताती हूँ मैं आपको। कैसा सर्कुलेशन होता है? मिक्स्ड सर्कुलेशन। अब इसका क्या मतलब है? देखो बच्चा, यहाँ पर आपको की ट्यूब्स दिख रही है, ये बॉडी से इसको यहाँ पर आपको एक ट्राइंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर, बच्चा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो ट्राइंगुलर शेप का होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं साइनस विनोसिस। क्या बोलते हैं इसको? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइनस विनोसिस। बुक में दे रखा है बच्चा। ये साइनस विनोसिस जब एम्फीबियन में रेप्टाइल्स में आता है, रेप्टाइल्स में जब एवीज में आता है तो रिड्यूस हो जाता है, यानी अपने अंदर साइनस विनोसिस, ऐसा माना गया कि अपने अंदर साइनस विनोसिस आगे जाके ऐसे नोड बना लेता है, ऐसा साइंटिस्ट ने बोला है, बट कंफर्मेशन नहीं है, अपने अंदर देखने को नहीं मिलता साइनस विनोसिस, रिड्यूस हो जाता है ये, ठीक है। और एम्फीबियन में अच्छा मतलब आप जब हार्ट देखोगे ना तो आपको एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, इस राइट एट्रियम, ये कौन सा है बच्चे? राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम के ऊपरी ओर एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिखता है बच्चा, जिसको अपन बोलते हैं साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चा जो बॉडी से, है ना, जो क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है ना, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यहाँ से कौन सा ब्लड आएगा? इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड आएगा? इम्प्योर ब्लड आएगा, तो उसको इकट्ठा करके राइट एट्रियम में पोर कर देता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या करता है साइनस विनोसिस? जितनी भी वेसल्स होती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके क्या बुक में बहुत कंफ्यूजन एक साथ दे रखा है। अब मेरी बात सुनो, आप एक काम करो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मुझे एक बात बताओ, अगर अपन ह्यूमन की हार्ट की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, कौन सी ऐसी कैपिलरी या फिर कौन सी ऐसी वेसल होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है पूरे बॉडी से? तो कौन करती है? वेना कावा। तो यहाँ पर भी कौन होती है? वेना कावा होती है। तो ये भी क्या करेगी वेना कावा? यहाँ से इसको वेना कावा यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, साइनस विनोसिस को इकट्ठा करेगा और राइट एट्रियम में उसको डाल देगा। तो यहाँ पर कौन सा ब्लड आता है? राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। समझ में आया? पहला। दूसरा, अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ से जो भी ब्लड आएगा बच्चा वो आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी प्योर ब्लड आता है यहाँ से, यानी लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आएगा? प्योर ब्लड आता है, ठीक है। अब सुनते जाना बात को, है ना। चलो, तो यहाँ से प्योर ब्लड आया, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से ब्लड। अब ये दो क्या बनाया मैडम? ये क्या बनाया आपने? अच्छा मैं बताती हूँ। एक वेसल जाएगी क्यूटेनियस, यानी स्किन के ऊपर। बच्चा रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होता है? एक तो क्यूटेनियस, एक लंग्स में। तो एक तो जाएगा लंग्स स्किन के पास, जहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, और एक लंग्स के पास जाएगा। तो एक यहाँ से आएगी और एक यहाँ से जाएगी। समझ में आया आपको? ठीक है। अच्छा, ये दो में, ये आपको पता है लंग्स दो होते हैं तो ये दो में बट जाएगी, ये तो बताने वाली बात नहीं है। फिर वो लोग मैम एक कैसे बना दिया आपने? ठीक है, तो क्यूटेनियस में जाएगी एक तो आपकी स्किन में, और एक तो, और उन दोनों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके यहाँ पर पोर हो जाएगा। हो गया? तो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पर आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ गया? दोनों ब्लड यहाँ पर आके मिक्स हो जाएंगे, तो इसलिए तो मैंने बोला मिक्स्ड सर्कुलेशन। ठीक है, तो वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है? मिक्स्ड ब्लड होता है। ये बात आपको, ये क्वेश्चन आता है आपसे, इसके अंदर पूछते हैं कि फ्रॉग के हार्ट में किस चैम्बर में मिक्स ब्लड प्रेजेंट होता है? तो बच्चा ध्यान रखना, वेंट्रिकल में मिक्स ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये फिर पंप करता है, पंप मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा? ये जो ब्लड होगा वो वापस से पूरी बॉडी में चला जाएगा। समझ में आया? अब सेल्स क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो ले लेगी, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा इकट्ठा होता जाएगा, फिर ये प्रोसेस वापस चलती रहेगी। समझ में आया? ठीक है, तो इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं मिक्स्ड सर्कुलेशन, क्योंकि बॉडी की सेल्स के पास मिक्स ब्लड गया है। याद रखना, इसका ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो बच्चा, बॉडी के पास कैसा ब्लड गया है? मिक्स ब्लड गया है, यानी सेल के पास ऑक्सीजनेटेड भी जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड भी आएगा, पर वो सेल पे डिपेंड करता है कि वो ऑक्सीजनेटेड लेती है और डीऑक्सीजनेटेड को अलग कर देती है। क्लियर हुआ? समझ में आया? और इस सर्कुलेशन को मिक्स सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये है आपसे पूछा जाता है। तो बच्चा मैं एक बार और बता देती हूँ, देखो है ना, फ्रॉग का हार्ट 3 चैम्बर होता है, 2 ऊपर एट्रियम, नीचे होता है वेंट्रिकल। दोनों एट्रियम में अलग अलग ब्लड होता है। तो यहाँ तो होगा आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर करेगा, या ऑक्सीजनेटेड, और दोनों आके यहाँ पर पोर हो जाएंगे मिक्स ब्लड, यानी यहाँ पर ऑक्सी और डीऑक्सी दोनों होगा। ठीक है ना। राइट एट्रियम में ये आता है बच्चा, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। राइट एट्रियम के ऊपरी तरफ एक नोच प्रेजेंट होता है ट्राइंगुलर शेप का, जिसको साइनस विनोसिस बोलते
हैं। ये साइनस वेनोसस वेना कावा से जुड़ा रहता है, जहाँ से वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पोर करेगी। क्लियर। और लेफ्ट एट्रियम में कोई भी ऐसा साइनस वेनोसस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। वो डायरेक्ट आपकी क्यूटेनियस वाली से, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और दूसरा लंग से जुड़ा रहेगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। और यहाँ पर ये होता है वही अपनी मेन आर्टरी अयोटा क्या करेगी, बट जाएगी, फिर अपने पूरे ब्लड को पूरी सर्कुलेट कर देगी। तो ये होता है बच्चा, आपको ध्यान रखना है। क्या होता है बच्चा, ये मिक्स ब्लड सर्कुलेशन, जो किसमें पाया जाता है, एम्फीबियंस में। मैंने आपको बताया था ये चीज़, रेप्टाइल्स में भी कैसा मिक्स ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। क्या क्लियर हुआ। ये तो हो गया आपने हार्ट के बारे में। अब बात करते हैं ब्लड के बारे में। बच्चा इनका जो ब्लड होता है, इनके ब्लड के अंदर भी प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, इनके ब्लड में भी ब्लड सेल्स होती है, इनमें भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब प्रेजेंट होता है। बच्चा बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि इनके ब्लड में जो आरबीसी होती है वो बच्चा न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लिएटेड प्लस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसमें। और अपने अंदर कैसी होती है सेल, ई न्यूक्लिएटेड होती है। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको रट लो, कुछ भी करो बस ये रट लो। अपनी आरबीसी कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इनकी आरबीसी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। यही क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है आपसे। बाकी सबका सब वही है, वही वेस्ट को लेकर आएगा वगैरह वगैरह, वही न्यूट्रिशन को पहुँचाएगा, रेस्पायर करेगा, वो सबका सब वही का वही है, ठीक है। चलो, और लिम्फ के बारे में बात करें तो इनका जो लिम्फ होता है कलरलेस होता है, इसमें भी प्रोटीन, आरबीसी की कमी होती है और डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज़्यादा होती है। सेम वही का वही है। लिम्फ का काम क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाने का, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरह काम करता है, जो सेल्स तक है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएगा और वेस्ट को ब्लड तक लेकर आता है। सेम वही काम है जो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये था बच्चा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लियर हुआ, जो काम का था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इनका भी हार्ट मस्कुलर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हार्ट के बारे में जितना था मैंने आपको बता दिया, बस आप ध्यान रखना साइनस वेनोसस कहाँ होता है, राइट एट्रियम पे होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, ये देखो मिट गया, मतलब इज्जत ही नहीं है कोई, तुम तो थोड़ी, हाँ ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, समझ में आया बच्चा। चलो, तो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूँ, चलो। अब तो तुम वैसे ही होशियार हो, पता है तुम सबको, होशियार हो तुम तो वैसे ही। चलो नेक्स्ट इसको हटा दो। हाँ, फोर्थ वाला कौन सा है बच्चा अपने, फोर्थ वाला है एलिमेंट्री, यानी वो क्या नाम है उसका, बताओ, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। चलो, अब आपको पता है, सबसे पहले मैं एक बात लिख देती हूँ बड़े बड़े अक्षरों में, दे आर यूरियोटेलिक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन अगर आए, अगर पूछे फ्रॉग्स कैसे होते हैं, क्या बताओगे, क्या बताओगे, यूरियोटेलिक। अब एक मज़ेदार और बात बताती हूँ। अच्छा, अभी क्या होता है, सब आप बोलोगे मैम क्या बता दिया मैम, अरे मैं बताती हूँ, रुक जाओ एक मिनट। अगर फ्रॉग्स के बारे में पूछें तो यूरियोटेलिक को कौन होते हैं, जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, पता है ना, ये तो दे एक्सक्रीट यूरिया, है ना। ये तो बात बच्चा आपको पता होनी चाहिए, ये तो बच्चा पता होगा, दे एक्सक्रीट यूरिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अपन लोग भी तो यूरियोटेलिक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो बच्चा, अभी देखो मैंने आपको बोला कि ये अपने जैसे होते हैं, तो देखो बिल्कुल सेम है, ये भी यूरियोटेलिक, अपनी यूरियोटेलिक। लेकिन मुझे एक बात बताऊँ, जब ये टेडपोल स्टेज में होते हैं, जब ये टेडपोल स्टेज में होते हैं ना बच्चा, तब ये अमोनोटेलिक होते हैं। अब देखो बच्चा, अब आप बोलोगे मैम ये क्या बता दिया आपने, रुक जाओ मैं बताती हूँ। अमोनोटेलिक इन टेडपोल स्टेज। अब देखो बच्चा, टेडपोल कहाँ रह रहा था पूरी तरह से, बताओ जल्दी बताओ। पानी में जो मोस्टली जो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमेशा अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, पता है अपन को, क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो उसको एक्सक्रीट करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है बच्चा। तो जब टेडपोल पानी में रहता है पूरी तरह से, तब उसमें इतना डेवलप नहीं होता कि वो यूरिया बनाए, इसलिए जो भी वेस्ट होता है वो डायरेक्ट अमोनिया गैस के रूप में बाहर निकाल देता है। लेकिन ये अमोनोटेलिक तभी होगा जब ये टेडपोल में होता है, बिल्कुल कम स्टेज के अंदर।
और जब ये एडल्ट बनने लगता है धीरे धीरे तब पूरी तरह से यूरोटेलिक हो जाता है। तो मेजोरिटी में तो यूरोटेलिक ही है। अगर आपसे पूछे फ्रॉग्स आर व्हाट, यूरोटेलिक। लेकिन अगर टेडपोल पूछे तो बता देना बच्चा मोनोटेलिक होते हैं। ये बच्चा आपकी बुक में नहीं दे रखा है, ये मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको पहले बोला था इसमें बहुत सारे एडिशनल चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताऊँगी, जो आपके क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। तो बच्चा क्लियर हो, ये मोनोटेलिक होते हैं टेडपोल स्टेज में, ठीक है। चलो लेकिन अगर नॉर्मली पूछे तो क्या बताना है आपको, यूरियोटेलिक बताना, क्योंकि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। समझ में आ गया। अब इनमें ऐसा क्या होता है, तो बच्चा इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स ऑफ किडनी, पेयर्स ऑफ किडनी, है ना, पेयर्स ऑफ व्हाट, यूरेटर, और पेयर्स ऑफ व्हाट, यूरिनरी ब्लैडर। आप इनके यूरिनरी ब्लैडर देखना, आप इनके यूरिनरी ब्लैडर देखना, एक है ना फ्लैप की तरह दो होते हैं, ऐसे ऐसे। देखो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा समझो ना, ऐसे होता है ऐसा। तो ये एक पैर, ये दूसरे पैर, तो ये दोनों यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। और एक के प्रेजेंट होते हैं क्लोइक, एक क्या बोलते हैं इसको, यूरिनो नहीं, एक ओपनिंग होती है, हाँ कॉमन ओपनिंग होती है, कॉमन ओपनिंग होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोइका। नाम तो सुना होगा क्लोइका का, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट क्लोइका के बारे में पूरी डिटेल बता दूँ। चलो, तो पेयर ऑफ किडनीज होती है इनके पास, पेयर ऑफ यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, और पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और एक क्लोइका ओपनिंग होती है जो एंड में खुलती है। अब सुनो बच्चा, इनकी किडनी जो होती है वो मीजोनेफ्रिक होती है। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, याद है? अरे तुम सुन लिया करो मेरी बातों को, ठीक है। इनकी किडनीज कैसी होती है बच्चा, मीजोनेफ्रिक होती है। मैंने मीजोनेफ्रिक का मतलब बताया था आपको। मीजोनेफ्रिक का क्या मतलब होता है बच्चा, देखो मीजोनेफ्रिक का मतलब होता है कि इनके अंदर भी नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा, इनमें भी नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा, इनमें भी वो ट्यूब प्रेजेंट होगी, लेकिन वो ट्यूब इतनी ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं होगी। मॉडिफाइड का मतलब जैसे अपने अंदर मेल्फिजन ट्यूब्यूल था, बर्मिन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, देन फिर हेनले लूप, फिर पीसीडी डीसीटी, मतलब ये सब में डिफाइन था। इनमें ट्यूब होती है बस, बट इतने में डिफाइन नहीं होती, ठीक है ना। इतने में ज़्यादा ना वो नहीं होती, क्या नहीं होती, मतलब डेवलप नहीं होती इतने, है ना, इतने पार्टों में। और किडनी जो होती है, मैंने आपको पहले बताया मीजोनेफ्रिक कहाँ से होगी, मीजोडर्म्स होगी, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इनकी किडनीज पेयर्स में होती है, मीजोनेफ्रिक होती है, और बकल बॉडी कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो इनकी वर्टिब्रल कॉलम के लेटरल से सेम अपने अंदर, जैसे वर्टिब्रल कॉलम के साइड में होती है बिल्कुल, है ना, सेम ऐसी होती है, ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इनकी जो किडनीज होती है बच्चा, अब देखो इसमें बहुत एक दो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, इनकी किडनी जो होती है बॉडी कैविटी के अपर पार्ट पे, यानी अपर पार्ट पे प्रेजेंट होती है। समझ में आया, ठीक है। और इनकी किडनीज में क्या होते हैं, छोटे छोटे से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ट्यूब। हाँ तो देखो बच्चा, इनके जो मीजोनेफ्रिक होती है तो इनकी किडनी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है बच्चा। जैसे अपने अंदर स्ट्रक्चर और किडनी की फंक्शनल स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, नेफ्रॉन होती है। इनमें भी नेफ्रॉन ही है, इनमें भी नेफ्रॉन ही है बच्चा। लेकिन इनके नेफ्रॉन को एक को नाम बोलते हैं बच्चा यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये बच्चा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो यूरिन बनाएगी, जो यूरिन का फॉर्मेशन करेगी, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वही बच्चा नेफ्रॉन, लेकिन आपको वो अब आप जानते हो ना बच्चा, नीट वाले नेफ्रॉन नहीं देते, वो ये नाम देंगे, तो बस आप समझ जाओ, ठीक है। अपने अंदर तो नेफ्रॉन ही बोलते हैं, अपने अंदर यूरिनीफेरस नहीं बोलते, बट इनके अंदर यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल को नेफ्रॉन ही दे रखा है एनसीईआरटी में। फिर बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो तो क्लियर हुआ आपको। सेम वही काम करेगी जैसे अपने अंदर करती है। ब्लड आता है, ब्लड के अंदर जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालना, जो यूरिया होती है उसको बाहर निकालना, ठीक है, और फिर वो ऐसे निकाल देती है। अब सुनो बच्चा, एक मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ, ठीक है। इनमें क्या होता है बच्चा, आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसको मिटा दूँ, कहाँ से मिटाऊँ इसको, देखो मैं आपको बोल देती हूँ फिर मिटा देती हूँ। देखो सुनो, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में क्या होता है बच्चा, मेल फ्रॉग में टेस्टिस और किडनी ये दोनों एक दूसरे से फंक्शनली अटैच्ड होती है। फीमेल की किडनी उसकी ओवरी से फंक्शनली अटैच नहीं होती। यही आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या बोला मैंने, वापस मैंने बोला कि मेल फ्रॉग में उनकी जो टेस्टिस होती है वो किडनी के ऊपर होती है। देखो किडनी कैसी होती है वो, अच्छा किडनी कैसी होती है, बीन शेप की होती है, रेडिश कलर की होती है, ये आपको पता है ना, मैं नहीं बता रही वाली बात। अब सुनो, जैसे मानो इनकी किडनी ये रही, इनकी किडनी ये रही, ठीक है। किडनी के जस्ट ऊपर यहाँ पर, है ना, किडनी के जस्ट ऊपर, अब मैं एक का बता रही हूँ ना बच्चा, आप दूसरे का समझ जाना, जस्ट ऊपर की तरफ ये टेस्टिस प्रेजेंट होती है। अब ऐसा ही स्ट्रक्चर फीमेल में भी देखने को मिलेगा आपको कि फीमेल के अंदर भी ओवरी भी प्रेजेंट होती है, लेकिन फ़र्क बस इतना है बच्चा,
मेल की जो टेस्टिस होती है वो इससे फंक्शनली अटैच्ड होती है और फीमेल की ओवरी किडनी से कोई फंक्शनली अटैचमेंट नहीं रखती। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फंक्शनली अटैचमेंट टेस्टिस किससे होती है? किडनी से। किसमें? मेल के अंदर। अब ऐसा क्यों होता है? देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से ये क्या है? टेस्टिस है और ये अपने किडनीज है ना। आप सुनना ध्यान से, है ना बच्चा, है ना। अब क्या होता है, टेस्टिस क्या बनाएगी? टेस्टिस क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। तो उस स्पर्म को निकलने के लिए जगह भी तो चाहिए कि वो बाहर तो निकले उसकी बॉडी से। तो बच्चा पता क्या होता है कि मेल की जो बॉडी होती है वो क्या करती है? स्पर्म बनाकर, है ना, वो क्या करती है? डायरेक्ट किडनी में पोर कर देती है स्पर्म को। अब किडनी क्या बनाएगा? यूरिन। अब उस यूरिन के साथ क्या है? ये देखो बहुत सारी ट्यूब्स होती है, बहुत सारी ट्यूब्स होती है और यहाँ से यूरेटर होता है, ठीक है। अब इस यूरेटर, ये क्या है? यूरेटर। अब इस यूरेटर में क्या है? इस यूरेटर को यूरिन, इस यूरेटर में क्या क्या है? एक तो स्पर्म भी है ना, उसके साथ साथ क्या है? इसमें यूरिन भी है। तो बच्चा दोनों है, दोनों है। देखो स्पर्म भी और यूरिन भी, इसीलिए यूरेटर को क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यूरेटर को क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। अब बच्चा ऐसा तो अपने मेल में भी होता है ना, मेल के प्रोडक्शन में। अरे ह्यूमंस में भी देख लो बच्चा, ह्यूमन के अंदर जो पेनिस होता है बच्चा, उसमें जो ट्यूब होती है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, उसी में उस एक ही डक्ट से यूरिन भी बाहर निकलता है और उसी एक डक्ट से यूरिन के साथ साथ स्पर्म भी बाहर निकलता है। तो वहाँ पर भी यूरिनोजेनाइटल डक्ट होती है, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेम बस यहाँ पर ये मैंने बताया, बस मैंने आपको इतना बोल दिया। उसमें थोड़ा अलग है, बस इसमें थोड़ा ये है कि बस इनकी जो किडनी होती है, मेल की जो किडनी होती है, मेल की टेस्टिस से फंक्शनली अटैच्ड होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ से स्पर्म आया, स्पर्म डायरेक्ट से किडनी में डाल दिया, यूरेटर था, यूरेटर से यूरिन, किडनी से यूरिन बन रहा है, दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे तो दोनों साथ में यूरिन भी बाहर निकलेगा, स्पर्म भी बाहर निकलेगा और ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट के थ्रू, है ना, कहाँ चला जाएगा? रेक्टम में। और रेक्टम की जो लास्ट ओपनिंग होगी क्लोएका, क्लोएका में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, तो ये थी एक काम की बात जो आपको ध्यान रखनी है बच्चा, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब फीमेल में क्या होगा? फीमेल में बच्चा सेम आपको ऐसा डायग्राम दे लेगा, लेकिन वहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ओवेरी जो होगी वो किडनी के साथ कोई फंक्शनल अटैचमेंट नहीं होती। इसका मतलब किडनी का ओवेरी से कोई लेना देना नहीं। हाँ भले उसके ऊपर, लेकिन उसका लेना देना नहीं होता। ओवेरी अपना ओवम अलग से ही पोर करती है क्लोएका के अंदर और किडनी अपना अलग यूरिन पोर करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो समझ में आया? मैंने आपको बता दिया यूरियोडेलिक होते हैं, यूरिया का एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया का फॉर्मूला पता है? NH2CONH2, ध्यान रखना, NH2CONH2, ठीक है। ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल ज़्यादातर जो एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिया को ही बाहर निकालते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। यूरेटर विद पेयर्स में होते हैं यूरिनो, याद रखना, मेल में यूरेटर को यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, फीमेल्स में नहीं कहलाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूरिनरी ब्लैडर पेयर्स होते हैं, देखो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, पेयर्स होते हैं, ऐसे पेयर्स स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर क्या होता है? यूरिन पोर हो जाता है, जब उसका ब्लैडर भर जाता है तो वो बाहर निकल जाता है क्लोएका के थ्रू। अब बच्चा बात करते हैं क्लोएका की। क्लोएका एक ऐसी ओपनिंग होती है जहाँ 3 इनके सिस्टम ओपन होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। एक कॉमन ओपनिंग होती है किस किस के लिए? एक तो एलिमेंट्री कैनाल के लिए, जैसे फीकल मैटर बाहर निकलेगा, दूसरा यूरिन के लिए किडनी वाला बाहर निकलेगा, और तीसरा रिप्रोडक्शन के लिए। तो ध्यान रखना, क्लोएका एक सिंगल ओपनिंग होती है इनकी बॉडी की जहाँ से तीनों ही चीज़ें, स्पर्म, यूरिन और यूरिया बाहर निकलता है। तो ये थी काम के बाद जो आपको ध्यान रखनी है। डायग्राम देखना एक बार बच्चा आपको, अब मैं डायग्राम बनाना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आप एक बार बुक के अंदर डायग्राम देखना, आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? बस आपको ये वाला ध्यान रखना है, पॉइंट जो मैंने आपको समझाया है यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो चलो, ये था आपका क्या, सॉरी, फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गया? चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चा नर्वस सिस्टम, किसका? फ्रॉग का। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। ज़्यादा लेंथी तो नहीं हो गया? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ। अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ में आनी चाहिए हर चीज़। चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चा फिफ्थ वन कौन सा था? नर्वस सिस्टम। अरे नर्वस सिस्टम तो इजी है, इजी तो मैं बोली कि मैम आप तो हर बात पे इजी बोल रहे हो। नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं, सच में इजी है। देखो बच्चा,
नर्वस सिस्टम जो होता है इनका सेम अपने जैसा होता है। अपने जैसा नर्वस सिस्टम नहीं होता कि किसके लिए केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन पढ़ते हैं, जिसमें अपन अपने हार्मोन्स को नर्वस सिस्टम के साथ जोड़कर काम करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। सेम इनके अंदर भी ऐसा होता है। इनके अंदर भी इनका नर्वस सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेट होकर काम करता है। इनके अंदर भी हार्मोन्स होंगे, इनमें भी ग्लैंड्स होती है बच्चा, इनमें भी ग्लैंड्स होती है। कौन कौन से ग्लैंड? पिट्यूटरी, थायमस, पैराथायमाइड, है ना, और इनके पास फैट बॉडीज होती है, और जो क्या बोलते हैं टेस्टिस होती है, गोनाड्स होते हैं। तो सारी की सारी इनके अंदर जैसे अपने अंदर हार्मोन्स होते हैं, जैसे अपने अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, वैसे इनके अंदर भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। समझ में आया? अच्छा, दूसरा इनका जो नर्वस सिस्टम होता है सेम वही CNS और PNS में डिवाइड होता है। CNS जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड होता है, पता है ये तो, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड होता है बच्चा इनका, ठीक है ना। बच्चा देखो नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो तरीके का होता है अपनी बॉडी में, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है अपनी बॉडी का जो अपना मेन कमांडर होता है, जहाँ से आपकी पूरी बॉडी हर एक स्टिमुलेशन को डिटेक्ट करती है, प्रोसेसिंग करती है, देन आगे जाके वो चीज़ जाती है, ठीक है। तो उसमें कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बच्चा अपने आते हैं नर्व्स। जितनी भी नर्व्स निकलती है अपनी बॉडी में, जितनी लाखों करोड़ों जितनी भी नर्व्स निकलती है वो सब PNS से निकलती है। तो देखो ये देखो, हंसना मत है ना, ये ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जितनी भी नर्व्स होती है उन सभी नर्व्स को PNS में इंक्लूड करते हैं। तो देखो बच्चा, है ना, PNS में इंक्लूड करते हैं इनको। अब ब्रेन से निकलने वाली जितनी भी नर्व होती है उनको अपन बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं बच्चा? क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। और इन टोटल दोनों को इंक्लूड करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अच्छा देखो ना, अपना ब्रेन और रीढ़ की हड्डी एक सेंटर में नहीं होता? क्या होता है ना, ऑब्वियसली बात है, इसलिए उसको सेंटर CNS में बोला, और मेन तो प्रोसेसिंग भी यही होता है। अब इन दोनों से जितनी भी नर्व्स निकलती है वो पेरिफेरी तो निकलती है अपनी बॉडी से, देखो साइड साइड में निकलती है, सारी पूरी बॉडी में फिर स्प्रेड आउट हो जाती है, ठीक है। तो इनसे निकलने वाली जितनी भी नर्व्स होती है अपन PNS बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान। अब सुनो बच्चा, एक काम की बात बताती हूँ मैं आपको। देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कॉर्डेट में, मैं अब वापस बता देती हूँ। देखो बच्चा, फ्रॉग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं तो मैं आपको बताऊँ। देखो सुनो, फ्रॉग्स जो होते हैं वो एमनियोटिक होते हैं। ये बात मैंने आपको बोली थी। फ्रॉग्स कैसे होते हैं? एमनियोटिक्स होते हैं, एमनियोटिक होते हैं। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, याद है? कुछ बताया था मैंने, एक बात बताई थी आपको, सुनो मैं वापस बता देती हूँ। देखो बच्चा, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बच्चे की बॉडी जब फीमेल से वॉर्म से जुड़ी रहती है तो बाहर एक कवरिंग बनती है, एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग बनती है जो बच्चे को फ्लूइडिटी देता है, मतलब उसको तैरने में मदद करता है। अच्छा मैं आप एक काम करते हैं, ह्यूमन की बात से समझा देती हूँ मैं। बच्चा देखो, ह्यूमन तो आपने देखा होगा, ह्यूमन के वॉर्म के अंदर जो बेबी होता है वो एक पानी में तैरता रहता है। तो उस पानी को, उस फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। बस अभी इतना ध्यान रखो। तो बच्चा, फ्रॉग्स में ऐसी कोई लेयर, ऐसा कोई फ्लूइड देखने को नहीं मिलता, इसलिए फ्रॉग्स या एम्फीबियंस कैसे होते हैं? एमनियोटिक होते हैं, ध्यान रखना। अब बच्चा मैंने आपको एक बात बताई थी, जो एनिमल्स एमनियोटिक होंगे, तो याद करने का तरीका बताया था, जो एनिमल्स एमनियोटिक होते हैं, जिनमें एमनियोट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उनके अंदर क्रेनियल नर्व्स होती है 12 पेयर्स, और जो एमनियोटिक होते हैं उनके अंदर 10 पेयर्स होती है। तो बताओ फ्रॉग कैसे एमनियोटिक है? तो इनमें क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? 10 पेयर्स होती है। बच्चा ये आपको बात याद रखनी है, मैं लिख देती हूँ, ये तो इसमें हो गए, और जो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं ना नोट करके, जो एमनियोट्स होते हैं उनमें कितनी होती है? 12 पेयर्स। यानी अपन कैसे एमनियोट्स हैं तो अपने अंदर कितने क्रेनियल नर्व्स होगी? 12 पेयर्स होगी। सीधा सीधा कनेक्शन होता है इनका, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो फ्रॉग्स में 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होते हैं क्योंकि वो एमनियोटिक होते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। स्पाइनल नर्व जो होती है वो आगे जाके बच्चा ऑटोनोमस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बनाती है ना। ऑटोनोमस फिर आगे जाके 2 में कन्वर्ट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा कौन सा होता है बच्चा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
है ना, पता है ना, ये तो पैरासिम्पैथेटिक की जो इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है। ऑटोनोमस जो अपनी बॉडी की इंटरनल विसरल ऑर्गन्स के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जो खुद काम करेगा, ठीक है ना। और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कब करता है, जब इनकी बॉडी में क्या आता है, वो क्या बोलते हैं कि बॉडी क्या इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब काम करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इनका नर्वस सिस्टम सेम वही है, बस ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी है बिल्कुल वही का वही, ठीक है। क्लियर हुआ। दूसरा मैं आपको एक चीज़ एक बता देती हूँ, इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इनमें, है ना, इनमें थाइमस ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है, एडिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। सेम वही हार्मोन सीक्रेट करते हैं जैसे अपने अंदर था। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये बात आपको ध्यान रखना। मैं आपको एक बात बता देती हूँ लास्ट, ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ, फिर मैं आपको बता देती हूँ। बच्चा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि पीनियल जो ग्लैंड होती है ह्यूमन की बॉडी में, वो क्या फंक्शन करती है, तो आप बोलोगे मैम मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है और अपनी बॉडी के अंदर स्किन की पिगमेंटेशन प्लस अपनी बॉडी में जो 24 घंटे की जो साइकिल होती है, 24 घंटे की जो साइकिल होती है ना अपनी बॉडी की, कब अपन खाते हैं पीते हैं वगैरह वगैरह, उनको कंट्रोल करेगी, प्लस सेक्शुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करती है। ये काम होता है इसका। बच्चा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर मेल की बॉडी में, अगर फ्रॉग की बॉडी से पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए, ठीक है, पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए, तो बच्चा मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस बताया था। मेटामॉर्फोसिस मतलब कायांतरण होना, टैडपोल से एडल्ट में बदलना। तो बच्चा अगर एडल्ट के अंदर या फिर फ्रॉग में से थायराइड ग्लैंड और पीनियल बॉडी को निकाल दिया जाए, तो इनकी बॉडी के अंदर वो कभी भी एडल्ट में चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। ये आपके AIPMT में पूछा गया था, खैर अभी नहीं आता वो थोड़ा डिटेल में, बट फिर भी ध्यान रखना, ठीक है। मैं सिर्फ बोल रही हूँ आपको कि अगर इनकी बॉडी से थायराइड पीनियल ग्लैंड निकाल दिया जाए तो इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, इनके टैडपोल को कहाँ तक, टैडपोल को एडल्ट तक बनने की जो प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी अभी नर्वस सिस्टम में आपके सेंस ऑर्गन भी है। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, इनका जो ब्रेन होता है, जैसे सेम अपने अंदर जैसे ब्रेन में, इसको बिठा दूँ, चलो इसको बिठा देते हैं। इनका जो ब्रेन होता है बच्चा, मैंने आपको बताया था, इनके अंदर ब्रेन में क्या प्रेजेंट होती है, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है ना, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है। और उस ब्रेन बॉक्स को क्या बोलते हैं, क्रेनियम कहते हैं। मैंने बताया था आपको, जो किसका बना होता है, बोन का बना होता है। ये बात मैंने आपको क्लियर करी थी एम्फीबिया जब पढ़ा रही थी मैं आपको, ठीक है, कि इनके अंदर ब्रेन बॉक्स बोलते हैं ना बच्चा। क्रेनियम क्या होता है, क्रेनियम एक हार्डेस्ट या तो बोन का होगा या कार्टिलेज का बना होता है, अपने अंदर बोन का बना होता है, ठीक है। तो जो क्या करता है, ये अपना क्रेनियम है और इसमें अपना ये ब्रेन है, ऐसे समझो, ये अपना ब्रेन है, तो इससे पूरा ढका हुआ रहता है। तो क्रेनियम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। तो इनमें भी क्रेनियम प्रेजेंट होता है, जो किसका बना होता है, बोन का। सबसे इंपॉर्टेंट किसका बना होता है, बोन का। दूसरा बच्चा, इनका जो ब्रेन होता है वो भी 2 हेमिस्फीयर, सेरिबेलम, ये अच्छा ये पता है ना आपको, आपने जब अपने ब्रेन को, आपने कभी भी आपने इमेज देखी होगी ब्रेन की, तो बच्चा आपने नूडल जैसा स्ट्रक्चर दिखते हैं ना, तो वो बाहर से जो स्ट्रक्चर दिखता है ना आपको नूडल जैसा, वो सेरिब्रम होता है। तो सेरिब्रम अपने अंदर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, कभी भी ऐसा कंटिन्यूस थोड़ी ना होता है, वो हमेशा ऐसे ही तो होता है अपनी बॉडी के अंदर से। अरे अखरोट देख रहा है, अखरोट देखा है ना आपने टोटल, तो अखरोट में जैसा होता है ना वैसे ही तो होता है, सेम। तो इनके अंदर भी 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे अपने अंदर होता है ना, सेम इनके अंदर भी, ठीक है। चलिए, दूसरा बात क्या होता है बच्चा, इनमें इनका जो ब्रेन होता है वही 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। फोर ब्रेन में इनमें सेरिब्रम होता है, जो सोचने समझने की, इनकी थिंकिंग पावर को क्या करेगा, कंट्रोल करता है, ठीक है ना, जिसमें ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं। मैं लिख देती हूँ ना, इनके अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, इनके 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। फोर ब्रेन वही सेम है पूरा, है ना। फिर आता है मिड ब्रेन, फिर कौन सा आता है लास्ट, फिर अपना कौन सा होता है, हाइंड ब्रेन, ठीक है बच्चा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि फोर ब्रेन जो होता है इसमें ऑल फैक्टर, जिसमें अपने सेरिब्रम, इनके अंदर सेरिब्रम होता है ना, और सेरिब्रम के अंदर क्या होता है, ऑल फैक्ट्री लोब होते हैं। ऑल फैक्ट्री लोब पता है आपको सभी को क्या होता है, ऑल फैक्ट्री लोब जो स्मेल और टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो कोरोना के अंदर तो ऑल्फैक्टरी लोब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, तो टेस्ट और स्मेल नहीं आता कोरोना की वजह से, ठीक है। अच्छा, मिड ब्रेन जो होता है वो, उसके अंदर ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होती है, जो देखने में मदद करती है इनकी बॉडी को, ठीक है ना, इनको देखने में मदद करता है। और हाइंड ब्रेन में बच्चा, इनमें सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, और सेरिबेलम क्या मदद करता है बच्चा, बैलेंसिंग में मदद करता है, बात करती है जो वॉलेंटरी एक्शन करवाएगा,
ठीक है। और इसके साथ साथ इनके अंदर क्या होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा प्रेजेंट होता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इनके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ के रखेगा, ठीक है, जो इनवॉलेंटरी एक्शन करवाता है। क्या करवाता है, ये इनवॉलेंटरी एक्शंस में मदद करता है। सेम वही फंक्शन है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चा ये बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना कि सेरिब्रल कैसे होता है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, पेयर्ड होता है। ये 2 है तो इसका मतलब कैसा है, ये पेयर्ड होता है, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? चलो, तो ये था अपना नर्वस सिस्टम। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सेंस ऑर्गन की इसके। अब बच्चा देखो, इसमें इनमें थोड़े सेंस ऑर्गन कौन, जैसे अपने अंदर आईज नोज इनके अंदर होते हैं, वैसे इनके अंदर भी होते हैं। तो चलो अपन इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इनको हटा दूँ मैं। अब बच्चा देखो, इनके जो सेंस ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से होते हैं इनके सेंस ऑर्गन, जैसे मैं आपको बताऊं, इनके सेंस ऑर्गन की बात कर लेते हैं अपन। इनमें सेंस ऑर्गन में कौन आते हैं, इनकी आईज आती है। आईज कैसी होती है, पेयर्ड होती है, बल्ज होती है ना। और कैसी होती है, सिंपल आई होती है। कॉकरोच की कैसी थी बच्चा, कॉकरोच की कैसी थी बताओ, कॉकरोच की कैसी थी, कंपाउंड थी, यानी इसमें सिर्फ सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है। वहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स को क्या कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ओमेटिडियम, है ना। और यहाँ पर कैसे होती है, इनकी आइज कैसी होती है, सिंपल आइज होती है, ठीक है। इसके साथ साथ इनके अंदर क्या होते हैं, टच के लिए, यानी स्किन पर इनके क्या होते हैं, टच रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, टच रिसेप्टर्स बोलते हैं ना। टच रिसेप्टर्स होते हैं इनकी स्किन पर, जिसको अपन बोलते हैं, बच्चा आपकी बुक में दे रखा है सेंसरी पेपिली, ठीक है ना, जो टच को महसूस कर सकती हो। उसके बाद इनके अंदर ईयर होते हैं, पेयर्ड, है ना। अब पेयर मैंने आपको बताया एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता, टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, टिम्पेनम मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, सुनने में साउंड सिग्नल को डिटेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है बच्चा। इसके साथ साथ इनमें पेयर्ड क्या होते हैं, नोस्ट्रिल होते हैं, ठीक है, जो किस में मदद करते हैं, है ना, ऑल फैक्ट्री, है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसका, हाँ, ऑल फैक्ट्री मदद करेंगे, ठीक है। दूसरा है, इनके अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा, इनके अंदर टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनके जो टेस्ट बर्ड होते हैं इतने ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, इनके डेवलप नहीं होते। इनके अंदर टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट होते हैं, और टेस्ट बर्ड को डिफरेंट उनका गस्टेटरी बोलते हैं अपन, गस्टेटरी, ठीक है ना। तो ये भी होते हैं, इनमें समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये इनके सेंस ऑर्गन है। और क्या होता है बच्चा इनमें, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इनके अंदर क्या होता है बच्चा, इनकी जो आईज और जो इंटरनल ईयर होते हैं, बच्चा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बुक में लिख रखा है, देखो, इन सभी में से इनकी आईज, ठीक है, और इनके ईयर, ये वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। बाकी के जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं ना, वो सेलुलर एग्रीगेशन होता है। सेलुलर एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, देखो, मतलब जैसे ये दोनों मैं लिख देती हूँ ना, आईज प्लस ईयर, ये दोनों वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, वो तो बहुत अच्छे से ओरिएंटेड होते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। बट अदर रिमेनिंग सेंस ऑर्गन जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, सेलुलर एग्रीगेशन होते हैं। अब सेलुलर मतलब सेल, एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा, मतलब बहुत सारी सेल्स हैं जिन्होंने इकट्ठे होकर एक स्ट्रक्चर बनाया जो ये काम करेगी, बस, मतलब अच्छे से एग्रीगेट नहीं होते, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होते। तो ध्यान आ गया, ये आपके क्वेश्चन आया हुआ था। तो आईज एंड ईयर कैसे होते हैं इनके, टिम्पेनम कैसे होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। बाकी के टच हो गए, नोस्ट्रिल हो गए, बर्ड्स हो गए, जब भी तो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो कैसे होते हैं, कि इनमें ज़्यादा डेवलप नहीं होते। क्लियर हुआ? तो ये बात आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी इनके सेंस ऑर्गन की बात, ठीक है। चलो, अब आप इनकी लास्ट सिस्टम की बात करेंगे, वो है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलो, तो अपन लास्ट सिस्टम की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हटा देती हूँ मैं। हटा देती हूँ। बच्चा, इनका रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो वेल डेवलप होता है, अच्छा खासा डेवलप होता है। ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, पता है ना ये, तो ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब सेक्सेस सेपरेट होते हैं इनमें, ठीक है ना। मेल के अंदर टेस्टिस होंगे पेयर्ड,
वास्ट डिफरेंस होती है पेयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो फीमेल्स होती है उनमें ओवरीज होती है, ओविडक्ट होती है, ठीक है, जो ओवा वगैरह सिक्रेट करती है। बस एक बात आप ध्यान रखना बच्चा कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, मैं भी समझाती हूँ दोनों का, बट मैं पहले बता देती हूँ। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब मैं पहले बता चुकी थी कि मेल की बॉडी स्पर्म को पानी में डाल देगी, फीमेल की बॉडी भी ओवा को पानी में डाल देगी, और वो पानी में ही जाके फ्यूज़ होंगे। यानी फीमेल की बॉडी के बाहर फ्यूज़न हो रहा है ना, इसलिए इनको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में इंक्लूड करते हैं। तो इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चा? एक्सटर्नल होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, स्पेलिंग ही नहीं अभी बताओ। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बताया था मैंने आपको। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको पहले लार्वा स्टेज दिखेगी, देन वो एडल्ट में चेंज होगा। पहले इसमें लार्वा स्टेज बनेगी, देन आगे जाके वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब दूसरा देखो बच्चा, अगर मैं मेल की बात करूँ, सबसे पहले बात करते हैं मेल की। तो मैंने आपको अभी बताया था इनकी जो मेल का जो क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टीज। क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। और वो भी कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? पेयर्ड होते हैं। बताया आपको, बताया ये बात। अब पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अबाउ किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा अब सुनो बच्चा, जैसे देखो ये इनकी किडनी है ना, और ये है टेस्टिस, ठीक है, ये है किडनी, ये है टेस्टिस। मैंने अभी आपको बताया कि जो टेस्टिस होगी वो किडनी के साथ, मैं लिख देती हूँ, इज फंक्शनली अटैच्ड विथ किडनी। ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी 10 बार कि इनकी मेल में जो किडनी होती है वो टेस्टिस के साथ फंक्शनली अटैच्ड होती है, बट फीमेल में इसका उल्टा कर देना आप, ठीक है। अच्छा ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पर क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे, ठीक है, यहाँ बनेगा यूरिन, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती है, ठीक है, इसको अपन वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। वास्ट डिफरेंस स्पर्म को कहाँ लेकर आएगा? यहाँ पर एक नेटवर्क होता है ना, और यहाँ पर एक नेटवर्क होता है, यानी ट्यूब्यूल्स का, यानी ट्यूब का क्या होता है? नेटवर्क होता है, ठीक है। और उस नेटवर्क को अपन क्या कहते हैं बच्चा? बीडर्स केनाल। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीडर्स केनाल किस में प्रेजेंट होती है, तो ध्यान रखना किस में प्रेजेंट होती है? मेल में प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो बीडर्स केनाल किस में प्रेजेंट होती है? मेल में। और यही बीडर्स केनाल वास्ट डिफरेंस स्पर्म को लेकर किडनी के अंदर पोर कर देगी, ध्यान रखना। यानी एक फंक्शन, यानी वो बीडर्स केनाल इससे भी अटैच्ड होगा और इन दोनों से अटैच्ड होगा, यानी बीडर केनाल इन दोनों के बीच में होगी। और उसी बीडर केनाल से यहाँ पर किडनी भी यूरिन का एक्सक्रीट करेगी, और यहाँ से यहाँ पर यूरिया, वो क्या बोलते हैं, स्पर्म भी आएगा। और ये नेटवर्क आगे जाके बीडर केनाल किस में ओपन हो जाएगी? यूरेटर में। ये ओपन किस में हो जाएगी? यूरेटर में। और यूरेटर आगे जाके यूरिन डक्ट बनाता है, जिससे वो क्लोएका के थ्रू उसमें स्पर्म और यूरिन भी एक साथ बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके दे रखा किसके अंदर बच्चा? मेल के अंदर दे रखा है। समझ में आया? ठीक है। और आपको ध्यान रखनी है कि इनकी जो टेस्टिस होती है वो कैसी होती है? येलोइश कलर की होती है। बुक में लिख रखा है बच्चा, ये वाला पॉइंट्स तो है ना, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया? अब अगर अपन फीमेल की बात करें तो फीमेल्स जो होते हैं उनके अंदर कैसा होता है बच्चा? मैंने आपको बताया अभी कि जो फीमेल्स होते हैं उनके अंदर, अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता किडनी और ओवरी के बीच में, सब अलग अलग होते हैं। होती इसके ऊपर ही, देखो ये किडनी है और ये ओवरी है, मान लो है इसके ऊपर, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई ऐसा फंक्शनल कनेक्शन नहीं होगा। दूसरा किडनी से जो ओवरी होती है वो एक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है, वैसे तो दोनों के अंदर होती है ये, और उस मेम्ब्रेन को बच्चा बोलता है मीजोकोरियम। मीजोकोरियम बोलते हैं। मीजोकोरियम क्या करती है? इस गोनाड्स को टेस्टिस हो या ओवरी हो, इन दोनों को किडनी से जोड़ के रखेगी। बच्चा आपको पता है कि अगर फंक्शन यहाँ पर अटैचमेंट नहीं होगा तो गिर जाएंगी ना, इसलिए इनको जोड़ के रखती है, ठीक है। मीजोकोरियम जो होती है वो गोनाड को किडनी से जोड़ के रखती है। और यहाँ पर होती है ओविडक्ट, यहाँ होती है ओविडक्ट। तो ओविडक्ट से डायरेक्ट ओवा जाएगा, और यहाँ से तो यूरिन अलग ही आ रहा है, और यहाँ से ये ओवा यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है। ये याद रखना कि दोनों के दोनों निकलेंगे तो एक ही ओपनिंग से, क्लोएका से, लेकिन दोनों की ओपनिंग अलग अलग खुलती है अलग से, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्लोएका से यहाँ पर होता है क्लोएका, जिससे यहाँ पर ये ओवम यहाँ से आ रहा है, यूरिन यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग बाहर निकल जाते हैं। अब ये निकलेंगे कहाँ? पानी में। तो मैं आपको बता देती हूँ, फीमेल फ्रॉग जो होती है बच्चा, एक बार में ऐसे लिख रखा है कि 2500 से 3000 ओवा, बच्चा याद रखना ओवा एक्सक्रीट करेगी। हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। एट अ टाइम
2500 से 3000 ओवा एक बार में बाहर निकालती है। कोई अंडे बाहर नहीं निकालती, ओवम बाहर निकालती है वो, ठीक है। यहाँ से स्पर्म आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखो क्या रीज़न है कि ओवा भी ज़्यादा है इस नंबर में। बच्चा देखो, अगर फर्टिलाइजेशन बाहर होता है तो क्या चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन 100% हो जाएगा, इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा होती है, ताकि 3000 से कम 100 तो हो कि 100 का तो फर्टिलाइजेशन हो जाए कम से कम। आया समझ में? इसीलिए यहाँ पर इन दोनों का नंबर ज़्यादा होता है, क्योंकि इन दोनों को इन्वायरमेंट के बाहर जाना पड़ता है। समझ में आया? वरना अगर फीमेल की बॉडी में होता तो ओवम की संख्या 1 या 2 ही होती, लेकिन फीमेल की बॉडी से ओवा भी तो बहुत सारे बाहर ही निकल रहे हैं, इसलिए इनकी संख्या भी ज़्यादा होती है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। इसलिए क्वेश्चन आता है ना कि वाई द स्पर्म इज मोर देन ओवम से, है ना, ऐसा कुछ पूछते हैं ना ह्यूमन के अंदर, बट फ्रॉग में ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया आपको। अभी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बाहर, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर लार्वा बनता है, हैच करते हैं। पहले जो एग बनता है वो हैच हो जाता है, हैच मतलब टूट जाता है, तो टेडपोल बाहर निकलता है, टेडपोल देन आगे जाके एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर हो गया? तो बच्चा ये अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? अच्छा, तो यहाँ आपका फ्रॉग का ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो गया। दूसरे 1-2 बात आप रखिए कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो बहुत काम के होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंसेक्ट्स वगैरह खाने का काम करते हैं, जो इकोलॉजी को बैलेंस वगैरह करने का काम करते हैं। ऑब्वियसली बात है कि दुनिया में अगर कोई भी अगर ऑर्गन है, एनिमल है, तो वो किसी फालतू चीज़ से तो है नहीं, वो कोई ना कोई एक मकसद के लिए आता है इस अर्थ पर। तो ऑब्वियसली बात है कि फ्रॉग जो होते हैं ना, वो भी इसी तरह अपने इन्वायरमेंट को बैलेंस करने का काम, बैलेंस रखने का काम करते हैं, ताकि किसी चीज़ की संख्या, क्योंकि बच्चा इंसेक्ट, मैंने आपको बताया था इंसेक्ट की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है ना, इसलिए उनकी कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इंसेक्ट को अगर 3 या 1 हफ्ते तक अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी अर्थ को कवर कर लेंगे, तो विनाश तो संभव ही है। खैर ये तो बात की बात है, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ठीक है। समझ में आया? तो बच्चा ये अपना फ्रॉग कंप्लीट हो चुका है। इससे ज़्यादा मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ और जो मैंने आपको वैसे एम्फीबियन में बताई थी, फिर बता देती हूँ। फ्रॉग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना, डाइकॉन्डाइलिक होते हैं, याद रखना। फ्रॉग्स कैसे होते हैं? डाइकॉन्डाइलिक होते हैं। मैं लिख देती हूँ, ये कैसे होता है? डाइकॉन्डाइलिक। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है? बच्चा मैंने समझाया है, अपने ब्रेन और अपने स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कॉन्डाइल प्रेजेंट्स होते हैं। अपने अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 5 में से पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स, तो मैमल्स और एम्फीबियंस दोनों होते हैं डाइकॉन्डाइलिक, बाकी के जो 3 होते हैं वो मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको कॉर्डेटा में बताई है, ठीक है। तो इसमें 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, अपने अंदर भी और एम्फीबियंस में भी। बस ये आपको इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ? बीडर केनाल सिर्फ बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, तो आप एक बार पढ़ोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं। आप एक बार बस इसको अपने एनसीईआरटी से पढ़ना बच्चा। कोई भी डाउट हो ग्रुप है अपना, आप उसमें आप पूछ लेंगे मैम ये दिक्कत आ रही है हमें, तो आप पूछ लेना, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगी, ठीक है बच्चा। चलो, तो इसको लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म को भी पढ़ेंगे अपन पूरा अच्छे से, ठीक है। चलिए, थैंक यू।